दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं, देशवासियों को दिया खास संदेश। दरअसल नए साल ने दस्तक दे दी है, लोग इसका जमकर स्वागत कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि सभी को 2024 की शुभकामनाएं। ये वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और अद्भुत स्वास्थ्य लेकर आए। तो वहीं पीएम मोदी के अलावा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पूरे देश को नए साल के मौके पर खास मैसेज पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और समृद्धि की सौगात और भारत में न्याय और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आपको बता दें कि इसके अलावा देश के तमाम बड़े नेताओं ने देश की जनता को नए साल के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रही बीजेपी। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के नेताओं के बीच में खूब जुबानी जंग हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि राम मंदिर पूरे देश का है, वहीं बीजेपी ने कहा कि जो लोग 4 साल पहले तक मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे वे अब राम भक्त हैं। दरअसल जब सौरभ भारद्वाज से एक पत्रकार ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर पूरे देश का है, भाजपा ये तय करने वाली कौन होती है कि किसे आमंत्रित किया जाए और किसे बाहर रखा जाए, लोग जब चाहेंगे तब जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर भारत के सभी 100% हिंदुओं का है, हालांकि केवल 40 से 45% हिंदू ही बीजेपी को वोट देते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का राजनीतिकरण कर भाजपा भारत के 60% हिंदुओं को अलग थलग कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये राजनीति करके हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। अगली बड़ी खबर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से की खास अपील। बोले 22 जनवरी को मदरसों और मस्जिदों में 11-12 श्री राम जय जय राम का करें जाप। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने मुसलमानों से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में श्री राम जय राम का जाप करने को कहा है। इंद्रेश कुमार ने राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में 99% मुसलमान और अन्य गैर हिंदुओं का भारत से नाता है। उनका नाता आगे भी बना रहेगा क्योंकि हमारे पुरखे एक ही थे। उन्होंने अपना धर्म बदला, अपना देश नहीं। नेता ने इस्लाम, ईसाईयत, सिख या फिर किसी भी अन्य धर्म का पालन कर रहे लोगों से शांति, सद्भाव एवं भाईचारे के लिए अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रार्थना कर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ने की अपील की। आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि हमारे पुरखे एक ही थे, हमारी सूरत भी एक जैसी है, हमारी पहचान संबंधी आकांक्षाएं भी समान हैं। हम सभी का इसी देश से नाता है, हमारा विदेशियों से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय से बड़ी अपील की है कि दरगाहों, मकतबों, मदरसों और मस्जिदों में 11-12 श्री राम जय राम दोहराएं, बाकी आप अपनी उपासना पद्धति का पालन करें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी 15 जनवरी तक चलाएगी बड़ा अभियान, पार्टी के नेता घर घर जाकर देंगे राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले यानी 15 जनवरी 2024 तक राजधानी में बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान पार्टी के नेता घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण भी देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है। दिल्ली बीजेपी ने राम मंदिर उद्घाटन से पहले 15 जनवरी तक राजधानी में बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर है, ईडी के सामने पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान। बोले जो रास्ता मैंने चुना है उसके लिए जेल जाना होगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नए साल की शुरुआत में कहा कि उनकी पार्टी ने अपनी कार्य केंद्रित राजनीति के लिए लोकप्रियता हासिल की है। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उस पर आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और
12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी 1350 राजनीतिक दलों के बीच में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सफल नहीं होते और कुछ अच्छा नहीं करते तो हमारी पार्टी का कोई भी नेता जेल नहीं जाता और आज हर कोई अपने परिवार के साथ खुश होता। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है। उन्होंने पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो जेल जाना पड़ेगा, गरीबों को मुफ्त इलाज दोगे तो जेल जाना पड़ेगा। हमने जनता की भलाई के लिए जो रास्ता चुना है उसके लिए हमें जेल जाना होगा। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में नए साल पर आजादी के बाद पहली बार घर घर पहुंची पानी और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं। लोगों ने सरकार का किया शुक्रिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नया साल इस बार काफी बेहतरीन रहा। उन्हें नया साल सेलिब्रेट करने का एक बड़ा मौका मिला है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार यहाँ रहने वाले गरीब परिवारों के घरों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का फायदा मिला है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिला है जिसकी वजह से गरीब परिवारों को अब सुरक्षित तरीके से रहने का मौका मिल रहा है। राजौरी जिले के सुदूर स्थित गांव तक सड़क और बिजली पहुंचने की वजह से लोगों को न सिर्फ शिक्षा का बेहतर अवसर मिला है बल्कि रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर जमकर बरसे आचार्य सत्येंद्र दास। बोले राम मंदिर का निमंत्रण सिर्फ उनको दिया गया है जो राम के भक्त हैं। दरअसल अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले निमंत्रण को लेकर उठा विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। अब इस विवाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मंदिर के भव्य अभिषेक के लिए निमंत्रण केवल उन लोगों को ही दिया गया है जो भगवान राम के भक्त हैं। आचार्य सत्येंद्र दास की यह टिप्पणी हाल ही में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के उस बयान की प्रतिक्रिया में थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें उद्घाटन के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनकी ही पार्टी के नेता संजय राउत के बयान की भी कड़ी निंदा की। आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि निमंत्रण केवल उन लोगों को दिया जाता है जो भगवान राम के भक्त हैं। यह कहना पूरे तरह से गलत है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का हर जगह सम्मान किया जाता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है। ये राजनीति नहीं है, ये उनकी भक्ति है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया था उन्हें अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने निमंत्रण में कथित चूक को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल संजय राउत तो ये कह चुके हैं कि बीजेपी अब अपना ऑफिस अयोध्या से ही चलाएगी। आपको बता दें कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बीजेपी की रैली करार दिया है। अगली बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ममता बनर्जी नहीं करना चाहती गठबंधन। दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच में गठबंधन नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में मीडिया से बातचीत करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें समस्याएं होंगी। उन्होंने ही गठबंधन की संभावनाओं को खत्म कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता की यह टिप्पणी ममता बनर्जी की ओर से यह संकेत दिए जाने के कुछ दिनों के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का गठन केवल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से लड़ेगी जबकि इंडिया गठबंधन देश के बाकी हिस्सों में होगा। केवल टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मत दे सकती है और पूरे देश में दूसरों के लिए एक मॉडल स्थापित कर सकती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव टीएमसी अकेले ही लड़ेगी।
अगली बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन के ईवीएम मशीन से जुड़े सवाल पर चुनाव आयोग ने दिया बड़ा जवाब। कहा बाहरी एजेंसी तक पहुंचना ही प्रक्रिया बहुत मजबूत। दरअसल इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन को लेकर फिर से सवाल शुरू हो गए हैं। अगस्त 2023 के महीने में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने अक्सर पूछे जाने वाले सवाल वाले पेज पर विस्तार पूर्वक जवाब दिया है कि भारतीय ईवीएम मशीन जर्मनी की प्रतिबंधित ईवीएम मशीन से कैसे अलग है। चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम मशीन का निर्माण केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से सुरक्षित सुविधाओं के साथ किया जाता है और इसको एक कठोर थर्ड पार्टी टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। भारतीय ईवीएम मशीन मजबूत है और इसमें उस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को लागू किया जाता है जो अलग है। भारत के सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने बार बार मशीनों की जांच की है और चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन पर भरोसा जताया है। अगली बड़ी खबर, क्या नीतीश कुमार बनेंगे इंडिया गठबंधन के संयोजक? नीतीश कुमार को मनाने के लिए बेचैन है कांग्रेस पार्टी। दरअसल इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के मकसद से बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 26 दलों को मिलाकर बनाए गए इस गठबंधन को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अब उन्हें मनाने की कोशिश में लग गई है। इसी क्रम में जेडीयू के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नाराज नीतीश कुमार के एक्शन से कांग्रेस के खेमे में बड़ी बेचैनी है और उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, उद्धव गुट और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो गई बड़ी कलह। एनसीपी ने दिया बड़ा बयान। उद्धव गुट ने कर दी 23 सीटों की मांग। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर की सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव को लेकर कई पार्टियों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। गठबंधन और गठबंधन के बीच में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बैठकें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट के 23 सीटों पर दावे के बाद एनसीपी की तरफ से भी इस पर एक प्रतिक्रिया सामने आई है। सीट शेयरिंग पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिन पहले दिल्ली में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर काफी बातें साफ हुई थी। अगले 8 से 10 दिन में आप तक भी जानकारी पहुंचा दी जाएगी। इस बीच शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी इस पर बड़ी टिप्पणी की है। जयंत पाटिल ने कहा कि अगले 1 से 2 दिन में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली में तीनों पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई है। मैंने सुना है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ बैठकें हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि तीनों दल एक बार फिर साथ बैठेंगे और इस सप्ताह के भीतर ये सब कुछ तय हो जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।